नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की गद्य खंड में हमारे पाठ्यक्रम में एक पुस्तक है गद्य की विधाएं। गद्य और पद्य रचना की दो अलग शैलियाँ हैं। पद्य कविता वाला खंड होता है, कविता का रूप है, और गद्य है वह कविता से इतर जो साहित्यिक विधाएं हैं उसका रूप है। पद्य शब्द वास्तव में बना है पद से, जो पद युक्त है। कविता में पद होता है, चरण होता है, चरणबद्ध हुआ करती कविता, छंदबद्ध हुआ करती। तो पद्य है वह छंदबद्ध रचना का नाम है, पद से युक्त है वह पद्य है। और गद्य का अभिप्राय है विस्तार या प्रकटीकरण, जहाँ विचार को फैलाव दिया जाए, जहाँ वैचारिकता और भावना को सीधे और सपाट ढंग से कहा जाए, रखा जाए, जहाँ भाषा में चरणबद्धता, वर्णबद्धता, छंदबद्धता ना हो, वह गद्य है। अब गद्य रचना करना कठिन माना गया है। रीति का जो संस्कृत साहित्य में जो रीति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। वामन का कथन है गद्य कविनाम निकषम वदन्ति। गद्य है वह कवियों का निकष है, कसौटी है। कविता लिखना आसान है, लेकिन अच्छा गद्य लिखना कठिन है, मुश्किल है। हिंदी साहित्य की यदि हम चर्चा करें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में, भक्ति काल में और रीति काल में गद्य रचनाएं बहुत कम हुई है। टीकाओं में, व्याख्याओं में, वचनिकाओं में इनमें गद्य लिखा गया है, बाकी साहित्यिक रूप से कम गद्य लिखा गया। गद्य का प्रादुर्भाव तो नहीं कह सकते, लेकिन गद्य का एकाएक विकास का अवसर मिलता है आधुनिक काल में। और यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वे आधुनिक काल को गद्य युग का वैकल्पिक नाम भी देते हैं। आधुनिक काल को, जो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें प्रत्येक कालखंड के उन्होंने दो दो नाम रखे हैं। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल है उसे भक्ति काल कहा, जो उत्तर मध्यकाल है उसे रीति काल कहा। इसी प्रकार से उन्होंने आधुनिक काल का एक दूसरा नाम दिया, वैकल्पिक नाम दिया, वह था गद्य काल। क्योंकि गद्य की रचनाएं हैं वह एकाएक इतने उत्कृष्ट रूप में और एक विपुल बड़ी संख्या में गद्य रचनाएं हैं इस आधुनिक काल में ही सामने आती हैं। गद्य ने जब विकास किया तो अलग अलग विधाओं का रूप लिया। आपने कहानी पढ़ी होगी, आपने उपन्यास पढ़ा होगा, आपने नाटक पढ़ा होगा, आपने एकांकी पढ़ी होंगी, आपने यात्रा वृतांत पढ़े होंगे, संस्मरण पढ़ा होगा, रेखाचित्र पढ़ा होगा, यहाँ तक कि पत्र लेखन, डायरी लेखन, ये सब भी गद्य की विधाएं हैं। तो हिंदी गद्य की विधाओं से हम परिचित हो सकें, इसके लिए कुछ विधाओं का चयन करके और इस पुस्तक में हमारे पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है। तो आइए हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे जो गद्य विधा निर्धारित है उसके विषय में। इस पुस्तक में पहली रचना है वो डायरी की है। डायरी और पत्र है वह एक तरह से निजी लेखन होता है। कोई कहानी लिख रहा है वो सबके पढ़ने के लिए, पाठकों के लिए लिखी जाती है कहानी, लेकिन कोई पत्र लिखता है, कोई व्यक्ति पत्र लिखता है तो वो किसी एक व्यक्ति को पत्र लिख रहा होगा या दो चार के समूह का वही पत्र लिख दिया, तो वो भी व्यक्तिगत चीज़ होती है। लेकिन डायरी तो एकदम निजी होती है। डायरी लेखन है वह खुद के लिए होता है। अब ये बात दीगर है, अलग है कि कई बार डायरी लेखन है, कुछ लोगों की डायरियाँ इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि निजी होते हुए भी उनका जो महत्व है वह बड़ा व्यापक होता है। आपने एन फ्रैंक की डायरी पढ़ी होगी, एक 12-13 साल की जो लड़की है वह डायरी लिखती है दूसरे विश्व युद्ध के दौर में, और वह डायरी विश्व प्रसिद्ध है। कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, उस पर फिल्में बनी हैं।
तो डायरी एकदम निजी विधा है। आप भी अपनी डायरी लिख सकते हैं। अपने जितने भी बड़े, चाहे वो राजनेता हों, गांधी जी रहे हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, गोविंद वल्लभ पंत रहे हों, उन्होंने अपनी डायरियाँ लिखी हैं। नेहरू जी डायरी लिखा करते थे। तो हिंदी डायरी लेखन का जो स्वरूप है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई सीधा सीधा मानक तय नहीं है। लेकिन हिंदी में जो डायरियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई, उन डायरियों में से एक डायरी है हरिवंश राय बच्चन की डायरी। हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर, अंग्रेजी की प्रोफेसर थे। और वहाँ से वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड का जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, वहाँ से पीएचडी के लिए गए थे, शोध कार्य के लिए गए थे। और वहाँ जब इंग्लैंड में उन्होंने प्रवास किया, विदेश में रहे, तो वहाँ प्रतिदिन वे डायरी लिखा करते थे। उनकी डायरी है वो बहुत प्रसिद्ध हुई। और यही नहीं, आगे चल करके, और बच्चन की जो मूल पहचान थी वो कवि के रूप में थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखी 4 खंडों में, वह आत्मकथा इतनी प्रसिद्ध हुई, उसका गद्य इतना मानक और इतना सुष्ठु और इतना हृदयस्पर्शी गद्य है कि हिंदी संसार उसको पढ़ करके, उसकी विषय वस्तु भी इतनी महत्वपूर्ण थी, इतनी सहज थी, वो उसमें रसात्मकता इतनी थी, वो उपन्यास की तरह बांधती थी। उस आत्मकथा की जो चर्चा हिंदी साहित्य में हुई, उसका जो महत्व रेखांकित किया गया हिंदी साहित्य में, वह अभूतपूर्व था। लेकिन उस आत्मकथा लेखन का आधार बनी बच्चन की डायरी। तो इस डायरी आगे चल के वो डायरी प्रकाशित हुई प्रवास की डायरी नाम से। उस प्रवास की डायरी कुछ पन्ने, ये डायरी के कुछ दिनों की डायरी है ये, और वो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आइए आरंभ करें। प्रवास की डायरी कुछ पन्ने, और डायरी के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। मंगलवार 22 अप्रैल 1952 को ये डायरी में हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। डायरी में एकदम निजी अनुभूति, आपने क्या अनुभव किया, आपके मन में क्या उमड़ चल रही है, उसको व्यक्त किया जाता है, उसे अंकित किया जाता है। तो देखिए एकदम सहज किस तरह से डायरी आगे बढ़ती है। हम सीख सकते हैं डायरी लिखना, या डायरी विधा को लेकर के हमारी दृष्टि खुलेगी ये डायरी के अंश पढ़ करके। आइए पढ़ें। सुबह उठकर तैयार हुआ, बाथरूम खाली मिला और गर्म पानी चल रहा था, और स्नान भी हो गया। ब्रेकफास्ट करके ऊपर आया, बादल घिरे हुए थे और धीरे धीरे बूंदें पड़ रही थी। यानी इंग्लैंड का मौसम 22 अप्रैल 1952 को इंग्लैंड में, जहाँ कैम्ब्रिज में बच्चन थे, वहाँ का मौसम कैसा था। आज लगभग 70 साल के करीब हो गए। 70 साल पहले इंग्लैंड में 22 अप्रैल को मौसम कैसा था, ये बच्चन की डायरी से पता चल रहा है। कहीं जाना असंभव, दोपहर तक पढ़ता रहा। लंच में दूध, बिस्कुट और चीज़ ली, मक्खन के लिए। शाम को बारिश रुकी। KN सपरू और MY घोरपदे मिलने आए। घोरपदे कैम्ब्रिज मजलिस के सभापति हैं। मजलिस भी सभा होती है, एक साहित्यिक संगठन है मजलिस, उसके सभापति हैं, और सरूप है वो मंत्री हैं। सुनकर प्रसन्नता हुई कि भारत, पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन, जिसको आज हम श्रीलंका बोलते हैं, इसकी एक ही मजलिस चली आ रही है जैसे पहले थी। इन देशों की एक छोटी सी मजलिस वहाँ कैम्ब्रिज में है, थी उस ज़माने में। घोरपदे मुझे निमंत्रित करने आए थे कि मैं मजलिस में कविता पाठ करूं। बच्चन कवि के रूप में बड़े प्रसिद्ध थे। उनकी मधुशाला जब 1933 से 35 में आई, तो उसने अपनी लोकप्रियता के ऐसे प्रतिमान स्थापित किए कि ऐसा लगा कि हिंदी में आज तक ऐसा कोई लोकप्रिय कवि हुआ नहीं। और बहुत लंबे समय तक हिंदी काव्य जगत में, विशेषकर जो कविता की वाचिक परंपरा है, मंचीय कवियों की परंपरा है, उसमें बच्चन की लोकप्रियता को लंबे समय तक कोई चुनौती नहीं दे पाया था। तो बच्चन को कविता पाठ के लिए उस मजलिस में, साहित्य की जो गोष्ठी है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, जिसको सिलोन कहा है, भारत,
जैसे कुछ देशों की मिला करके जो साहित्यिक रुचि वाले विद्यार्थी पढ़ते थे, उन्होंने एक मजलिस, एक छोटा सा संगठन, एक छोटी सी संस्था बना रखी थी और उसमें हरिवंश राय बच्चन को कविता पाठ के लिए बुलाया गया था। घोरपदे मुझे निमंत्रित करने आए थे कि मैं मजलिस में कविता पाठ करूं। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वे चाहते थे कि मैं मजलिस का आजीवन सदस्य भी बन जाऊं, कुछ शुल्क देकर के, और उनकी साहित्यिक गतिविधियों में निरंतर सहयोग करता रहूं। ऐसा मैंने मजाक किया। आप बाद को निकाल तो नहीं देते भी, एक बार आप सदस्य बना लें फिर वापस निकाल दें कि आपको बाहर किया जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूनियन ने मिसेज पंडित की आजीवन सदस्यता खत्म कर दी थी। विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जहाँ से हरिवंश राय बच्चन इसके अंग्रेजी के प्रोफेसर हुआ करते थे, और वहाँ से वो कैम्ब्रिज फिर पीएचडी करने के लिए चले गए थे छुट्टी पे अवकाश लेकर के। तो वहीं पर पंडित नेहरू की जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उसकी सदस्यता को यूनिवर्सिटी ने समाप्त कर दिया था। इस पर पंडित नेहरू ने इस्तीफा दे दिया और आजीवन सदस्यता की फीस शायद 2 पाउंड है। पाउंड है वह इंग्लैंड की मुद्रा है, जैसे भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, वैसे पाउंड इंग्लैंड में मुद्रा का नाम है, सिलिंग भी है। मैंने साधारण सदस्य होना स्वीकार कर लिया कि मैं आजीवन सदस्य नहीं होऊंगा, मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में इसका हिस्सा बनूंगा। सप्रू स्वर्गीय तेज बहादुर सप्रू के पोते हैं। जो स्वर्गीय तेज बहादुर सप्रू थे, जो कांग्रेस के आरंभ के नेताओं में थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस समय के जो आरंभ के नेता थे उनमें से एक तेज बहादुर सप्रू भी थे। और ये जो सप्रू हैं, ये उन्हीं तेज बहादुर सप्रू के पोते हैं। टीएन सप्रू के लड़के, टीएन हमारी यूनिवर्सिटी के कानून विभाग में लेक्चरर हैं। लड़का हाँ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है। शाम को खाने के बाद मैंने डॉक्टर जीविस और प्रोफेसर विल्ली को पत्र लिखे और मिलने का समय मांगा था। प्रोफेसर जीविस और विल्ली से मिलना चाहते थे हरिवंश राय बच्चन, तो उन्होंने पत्र लिख करके और अनुमति मांगी, समय मांगा कि आप समय दें, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस तरह से एकदम से व्यक्तिक अनुभूतियाँ हैं वो बच्चन ने अपनी इस डायरी में व्यक्त की हैं। शेष अंश हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।